राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में उस वक्त हाहाकार मच गया जब कुचामन शहर में जिम में घुसकर रमेश रुलानिया नाम के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी को गोली मारने के बाद शूटर वहां से फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। रमेश रुलानिया होटल और बाइक शोरूम के मालिक थे। उनकी हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंचकर जांच में जुट गई। हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बना दी गईं। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पहले कारोबारी से पैसों की डिमांड की गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने उनसे पैसों की डिमांड की थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी के आने से पहले ही हमलावर जिम के अंदर पहुंच गया था। उसने पहचान छिपाने के लिए टोपी वाली जैकेट पहन रखी थी। इस हत्याकांड के दौरान जिम में कुछ दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हमलावर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या तब हुई जब वो रोज की तरह शहर के स्टेशन रोड इलाके में मौजूद जिम में कसरत करने पहुंचे और उसी दौरान एक बदमाश ने उन पर पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उस बदमाश ने कारोबारी पर चंद सेकंड के अंदर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाईं। गोली लगने की वजह से कारोबारी जोर जोर से चिल्लाने लगे। कारोबारी रमेश रुलानिया को गोली मारने के बाद बदमाश वहां से भाग निकला। उस वक्त जिम में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत भाग रहे बदमाश को पकड़ने की नहीं हुई। दावा किया गया कि कारोबारी के पहुंचने से पहले ही हमलावर जिम के एक हिस्से में घुस गया था। पहचान छिपाने के लिए उसने टोपी वाली जैकेट पहन रखी थी। थोड़ी देर बाद उसने कारोबारी को गोली मार दी। गोली चलने के बाद जिम में मौजूद लोग भागते और छिपने की कोशिश करते दिखाई दिए। जिम में कारोबारी पर गोली चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमलावर के भागने के बाद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को हमलावर ने नजदीक से 3 गोलियां मारी। एक गोली उनके कंधे से होते हुए पेट में चली गई थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि कारोबारी की हत्या करने के लिए 3 बदमाश आए थे। दावा किया गया कि उनमें 2 बदमाश जिम के बाहर कार में बैठे हुए थे। एक बदमाश जिम के अंदर कारोबारी के आने का इंतजार कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि कारोबारी को गोली मारने के बाद सभी बदमाश वहां से कार से ही भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। हर एक चीज को खंगालने का काम शुरू किया गया। पुलिस की टीम जिम में लगे सीसीटीवी वीडियो के जरिए हमलावर की पहचान करने में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े शूटरों ने कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या की और सूत्रों ने दावा किया कि इस हत्याकांड में कई बदमाश शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई, क्योंकि हमलावर को यह बात अच्छी तरह पता थी कि कारोबारी रमेश रुलानिया हर रोज जिम में कसरत करने जाते हैं। पुलिस की जांच में इस बात का भी पता चला कि बदमाशों की एक कार जिम के नीचे खड़ी थी। आरोपियों की जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो यहाँ पर आकर खड़ी हुई थी, जिसके बाद करीब उसमें 3 आरोपी हैं जो बताए जा रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद थे। मतलब जिम के अंदर जिस बदमाश ने कारोबारी को गोली मारी, उसके साथी पहले से ही जिम के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने कारोबारी पर 3 गोलियां चलाई थी और उनमें एक गोली कारोबारी के कंधे से होते हुए पेट में चली गई थी। नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी। इसी वजह से पुलिस की टीम इलाके में लगे हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई। दावा किया गया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर कारोबारी की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पहले होटल और बाइक शोरूम के मालिक रमेश रुलानिया को पैसों के लिए फोन पर धमकी दी गई थी और पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले धमकी मिलने के बाद उनको सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। इस दौरान पुलिस ने उनकी शिकायत पर कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया था और उनका सड़क पर जुलूस भी निकाला था, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 1 साल बाद कारोबारी की हत्या कर दी जाएगी। रमेश रुलानिया की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर रोहित गोदारा गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से पोस्ट डाली गई। उसमें वीरेंद्र चारण ने 1 साल पहले कारोबारी से पैसों की डिमांड करने वाली बात का जिक्र किया। इसके अलावा उसने दूसरे कारोबारियों को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनका हाल भी रमेश रुलानिया की तरह होगा।
इस हत्याकांड के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। परिवार वालों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि रमेश रुलानिया की हत्या कर दी गई। और कारोबारी की जिम में हत्या करने के बाद रोहित गोदारा गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली गई। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से पोस्ट डाली गई। उसमें 1 साल पहले कारोबारी रमेश रुलानिया से पैसों की डिमांड करने वाली बात का जिक्र किया गया। इस हत्याकांड के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने बाजार और स्कूल बंद करवा दिए। हत्या के विरोध में थाने के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। कारोबारी के घरवाले इस बात पर अड़ गए कि जब तक बदमाशों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक वो उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जब तक उनका इनकाउंटर नहीं किया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी। पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी शुरू कर दी ताकि किसी भी तरह आरोपियों को पकड़ा जा सके। इधर हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी के खुदकुशी करने से सनसनी मच गई। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली। वो रोहतक के सुनारिया में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के पद पर तैनात थे। घटना के वक्त वो चंडीगढ़ में अपने सरकारी घर पर थे जब उन्होंने खुद को गोली मार ली। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 करोड़ रुपए की लूटपाट के मामले में 2 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए। पुलिस के मुताबिक उनमें एक आरोपी जीआरपी का जवान है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बताया गया कि वो दोनों लुटेरों के संपर्क में थे और उन्हें पुलिस की गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे। अपने गाड़ी से नई दिल्ली गए थे, जहां नगद रकम लेकर आए। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने सूरज राजभर नाम के व्यक्ति पर फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घटना उस वक्त हुई जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घर जा रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद पुलिस गोली चलाने वालों की तलाश में जुट गई। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद और करीब 80 मकानों को गिराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए लोगों को 15 दिन का वक्त दिया। इससे पहले राजस्व विभाग की टीम ने तहसीलदार की मौजूदगी में हातिम सराय मोहल्ले में धार्मिक स्थल समेत सभी अवैध मकानों पर लाल निशान लगाए। प्रशासन की तरफ से लोगों को जवाब देने के लिए नोटिस भी दिया गया और यह बताने के लिए कहा गया कि उन्होंने जमीन किससे खरीदी थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि किसी ने भी अधिकारियों का विरोध नहीं किया। तहसीलदार के मुताबिक हातिम सराय मोहल्ले में तालाब की जमीन पर करीब 12 साल पहले अवैध तरीके से मस्जिद और मकान बना दिए गए थे। दावा किया गया इससे पहले भी प्रशासन ने तालाब की जमीन पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया था। और जब नोटिस का जवाब नहीं मिला तो प्रशासन की टीम अवैध निर्माणों की पहचान करने में जुट गई। इसके लिए राजस्व विभाग की एक टीम तहसीलदार के साथ संभल के हातिम सराय मोहल्ले में पहुंची। टीम ने तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माणों की जांच की। इसके बाद तहसीलदार की मौजूदगी में मस्जिद और करीब 80 अवैध मकानों पर लाल निशान लगाए गए। ये तालाब की भूमि है, इस पर इन लोगों के मकान बने हैं कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तहसीलदार के मुताबिक तालाब की जमीन पर करीब 12 साल पहले अवैध निर्माण किए गए थे। इसीलिए उन सभी लोगों को 15 दिन के अंदर जवाब देने का नोटिस दिया गया जिनके मकान तालाब की जमीन पर मौजूद हैं। ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि यह जमीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी। प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से वहां हड़कंप मच गया। मोहल्ले में रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का कोई विरोध नहीं किया। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की पानी की टंकी में 10 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। 10 दिन से पानी में होने की वजह से शव सड़ गल गया था। पानी की टंकी में शव होने का पता उस वक्त चला जब अस्पताल के टॉयलेट में पानी की सप्लाई रुक गई। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने पानी की सप्लाई रुकने की जांच शुरू की। पंप और पाइपलाइन को चेक किया गया, वहां कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद ओपीडी बिल्डिंग के ऊपर बनी पानी की भारी भरकम टंकी की जांच की गई,
जैसे ही सीमेंट से बनी पानी की टंकी का ढक्कन खोला गया, वहां चारों तरफ तेज दुर्गंध फैल गई। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। कर्मचारियों ने पहले तो यह सोचा कि ये कोई जानवर टंकी में गिरकर मर गया होगा, लेकिन जब सही से जांच की गई तब किसी इंसान का शव होने की बात सामने आई। पानी की टंकी में शव होने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस की टीम ने करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद शव को टंकी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन की शिकायत के बाद इस मामले की जांच के लिए केस दर्ज कर लिया और इस बात का पता लगाने में जुट गई कि टंकी में डूबा शव किसका था और वो अस्पताल की टंकी में कैसे पहुंच गया। पुलिस की टीम ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से इस बारे में पूछताछ भी की। पुलिस के मुताबिक अस्पताल की टंकी से मिला शव करीब 10 दिन पुराना था। पानी में होने की वजह से शव सड़ गल गया था, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। हालांकि बताया गया कि शव के हाथों पर कैनुला लगा मिला। इसी पानी की टंकी पर एक 100 मिला है। 100 के लक्षण देखने पे बताए जा रहे हैं कि उसके हाथ में नीडल है। ऐसा बताया जाता है कि वह एक मरीज है। मतलब ये आशंका जताई गई कि शव किसी मरीज का हो सकता है। पानी की टंकी में शव मिलने से महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के साथ ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। खबर मिलने पर पुलिस टीम के साथ पहुंची देवरिया की डीएम ने तुरंत टंकी को सील करने और अस्पताल में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पानी की टंकी को सील कर दिया गया है और वैकल्पिक पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे टैंकर से पानी, हर तरह का पानी यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। पानी की टंकी में डूबे शव को निकालने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों और पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी और अस्पताल की 5वीं मंजिल पर बनी उस टंकी से शव को निकालना आसान नहीं रहा। पुलिस के मुताबिक शव के सड़ जाने की वजह से वहां सांस लेना मुश्किल हो गया था। पुलिस वालों ने दमकल विभाग की एक टीम को वहां बुलाया और टंकी से शव निकालने की कोशिश शुरू की। सीमेंट की टंकी को तोड़ा गया, इसके बाद शव को बाहर निकाला जा सका। पानी की टंकी में सड़ा हुआ शव मिलने के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि पता चला कि जिस टंकी में शव मिला था उसके पानी का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जाता था। टंकी के पानी का इस्तेमाल साफ सफाई के लिए होता था। लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को पानी की टंकी के पास ही एक बेडशीट और शर्ट भी मिली, लेकिन शव को उस टंकी से निकालने में पुलिस वालों, अस्पताल के कर्मचारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। क्योंकि टंकी का मुंह छोटा होने की वजह से शव को निकालने में काफी परेशानी हुई। थक हार कर पुलिस वालों ने दमकल विभाग को बुला लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सीमेंट की टंकी के ऊपरी हिस्से को तोड़कर जगह बनाई और शव को बाहर निकाला। टंकी में शव मिलने की खबर मिलते ही अस्पताल के अंदर कई तरह की बातें शुरू हो गईं। टंकी के पानी के इस्तेमाल को लेकर तरह तरह की आशंका जताई जाने लगी। हालांकि अस्पताल में कैंटीन चलाने वाले दीपक ने बताया कि इस टंकी के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए तो नहीं होता था, लेकिन साफ सफाई और बर्तन धोने में उसका इस्तेमाल किया जाता था। बर्तन वगैरह सब धुलने का काम होता था और बाकी पीने के लिए पानी तो आरओ से जाता था। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की टंकी में शव मिलने की घटना पर लोगों की नाराजगी भी सामने आई। लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और सुरक्षा कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रधानाचार्य और यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था दोषी है। पहले तो उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर लापरवाही का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। सुरक्षा गार्ड, कर्मचारियों और मेडिकल कॉलेज के छात्रों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जांच के दौरान टंकी के पास ओपीडी बिल्डिंग की छत से एक बेडशीट और शर्ट मिली, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। उधर यूपी के संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। बीते 2 हफ्तों में उनके खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जावेद हबीब पर अपनी कंपनी एफएलसी में निवेश करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। इस मामले में जावेद हबीब के बेटे और सुफैल नाम के व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया। पंजाब के तरन तारण में सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की सीमा के पास मौजूद नौशेरा ढल्ला नाम के गांव से पिस्तौल और गोलियां बरामद की। इसी तरह तलाशी अभियान के दौरान एक दूसरे गांव के खेत से भी पिस्तौल और 75 गोलियां बरामद की गई। दावा किया गया कि पिस्तौल और गोलियां पाकिस्तान में बनी थी। गुजरात के बनासकांठा जिले में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के पास से बीएसएफ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। बीएसएफ के मुताबिक मोहम्मद नवाज अब्दुल मजीद नाम का वो व्यक्ति भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक तेंदुए के एक घर में घुस जाने से दहशत मच गई। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी और इसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने
कई घंटों की मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया। इधर जहरीले कफ सिरप से 2 राज्यों में हुई कई बच्चों की मौत के बाद देश भर में दवाओं की दुकानों की जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही दवाइयों की दुकानों में मिल रहे तमाम तरह के कफ सिरप के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए ताकि किसी भी बच्चे तक जहरीला कफ सिरप न पहुंच पाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से कई बच्चों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत हो गई, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 6 बच्चों की जान चली गई। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में हड़कंप मच गया। कई राज्यों में प्रशासन अलर्ट हो गया। जगह जगह दवाइयों की दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी गई। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में कोई भी लापरवाही पाई गई तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्योंकि दावा किया गया कि जहरीले कफ सिरप की वजह से ही एक के बाद एक कई बच्चों की जान चली गई। इसके बाद राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रशासन अलर्ट हो गया और दवाइयों की दुकानों की जांच तेज कर दी। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर की जांच के निर्देश दिए। इसके बाद ड्रग्स विभाग की टीमों ने वहां की 7 से ज्यादा दुकानों की जांच की। उनके मुताबिक किसी भी दुकान में कोल्ड ड्रिफ्ट नाम के जहरीले कफ सिरप का स्टॉक नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दुकानदारों को यह भी समझाया कि अगर इस नाम के सिरप का कोई भी स्टॉक उनकी दुकान तक आए तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी प्रशासन अलर्ट हो गया। वहां भी दवाइयों की दुकानों की चेकिंग शुरू हो गई। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने वहां बेचे जा रहे अलग अलग तरह के कफ सिरपों के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया ताकि कोई भी जहरीली या घटिया दवा बच्चों तक न पहुंचे। पूर्व में 13 सैंपल जा चुके हैं जांच विश्लेषण हेतु और आज दिनांक को जो है 8 सैंपल जो है लिए गए हैं। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही लोगों से यह अपील भी की गई कि वो डॉक्टरों की सलाह के बिना अपने बच्चों को कोई भी दवा न दें। राजस्थान के झुंझुनू के एक सरकारी अस्पताल ने तो यह फैसला कर दिया कि 3 साल से छोटे बच्चों को खांसी का सिरप दिया ही नहीं जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह की दवा लेने के बजाय उनकी देखरेख करने और उन्हें भाप वगैरह दिलवाने की सलाह दी गई, क्योंकि राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में कफ सिरपों में जहरीले केमिकल होने की आशंका जताई गई। गुजरात में भी 2 कफ सिरप ऐसे पाए गए जिनमें तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार से इस मामले की जांच कराने की अपील की, क्योंकि मध्य प्रदेश में मचे हाहाकार के बाद गुजरात और राजस्थान में भी जहरीले कफ सिरप ने लोगों को परेशान कर दिया। और जहरीले कफ सिरप की वजह से हो रही मौतों को देखते हुए राजस्थान के झुंझुनू के एक सरकारी अस्पताल ने फैसला लिया कि 3 साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा नहीं दी जाएगी। कई जगह शिकायत आई थी तो सरकार ने ऊपर के स्तर पर ही वो सारी दवाइयों को बंद कर दिया है, वो अपनी सप्लाई में नहीं आ रही है। उस अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अचानक मौसम बदलने से बच्चों को खांसी, जुकाम और बुखार की दिक्कत होने लग गई। ऐसे में उन बच्चों को सामान्य दवाइयां दी गईं और उनके परिवार वालों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। जहरीले कफ सिरप को पीने से हो रही बच्चों की मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लोगों में कफ सिरप को लेकर डर पैदा हो गया। और इस सब के बीच गुजरात में बनने वाले 2 कफ सिरपों की जांच रिपोर्ट भी सामने आई। री-लाइफ और रेस्पी फ्रेश TR नाम के उन 2 सिरपों में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिन कफ सिरपों की वजह से बच्चों की मौत हुई उनमें भी खतरनाक केमिकल की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। दावा किया गया कि उसकी वजह से धीरे धीरे बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी जान चली गई। और फिर गुजरात में बनने वाले 2 कफ सिरपों में भी इसी तरह के खतरनाक केमिकल की मात्रा पाई गई। हालांकि ये दोनों कफ सिरप मध्य प्रदेश में पहले ही बैन कर दिए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार को एक पत्र लिखा और इस मामले की जांच करने की मांग की। मध्य प्रदेश में जिस कफ सिरप को पीने से कई बच्चों की मौत हो गई उस कफ सिरप में तय मात्रा से ज्यादा केमिकल था और दावा किया गया कि इसीलिए वो सिरप बच्चों की मौत की वजह बन गया। वो सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनाया जा रहा था। न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की वो कंपनी चल रही थी। उस कंपनी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिला और वो कंपनी किसी फैक्ट्री भी नहीं दिखी, वो मकान जैसा दिखाई दिया। दावा किया गया कि उसी जगह पर कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का वो जहरीला सिरप बनाया जा रहा था जो एक गोदाम सा लग रहा था। इसकी वजह से देश भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। वहां कोल्ड ड्रिफ्ट नाम के जहरीले कफ सिरप को पीने से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये सिरप तमिलनाडु की एक कंपनी बना रही थी। जांच में सामने आया कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी के सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल काफी ज्यादा मात्रा में था। ये केमिकल 1% का 10वां हिस्सा यानी 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
लेकिन जांच में पाया गया कि कोल्ड ड्रिफ्ट में ये 48% से ज्यादा था। माना जा रहा है कि इसीलिए ये दवा बच्चों के लिए जहर बन गई। न्यूज 18 की टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की उस जगह तक पहुंची जहां कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाया जा रहा था। देखने पर वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री हो, बल्कि देखने में तो एक गोदाम टाइप का लगा। यकीन करना मुश्किल था कि वहां बन रहे कफ सिरप की सप्लाई कई राज्यों में की जा रही होगी। उस इमारत के बाहर एक छोटा सा बोर्ड दिखा जिस पर श्री सन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स लिखा था। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अंदर कुछ नीले ड्रम और सिलेंडर भी रखे नजर आए। उन्हें देखकर लगा जैसे उन्हीं ड्रमों में वो केमिकल मिलाया जा रहा था। हालांकि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में खतरनाक केमिकल होने की बात सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस कंपनी पर बैन लगा दिया। लेकिन वो मकान जिसमें वो कंपनी दिखी, उस जैसे मकान से कोई कंपनी चल रही थी, इसी ने लोगों को हैरान कर दिया कि कैसे इस तरह की कंपनियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं कि देखा भी नहीं जा रहा कि कफ सिरप बन कहाँ रहा है। वो जो मकान दिख रहा है जहां पे वो कंपनी चल रही थी, उसको देख के लगा कि एक छोटा सा गोदाम है और उससे कफ सिरप बन के कई राज्यों में सप्लाई हो रहा था। मध्य प्रदेश में हुई कई बच्चों की मौत को लेकर इस पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शुरुआत में बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया, इसकी वजह से उनकी मौत की वजह पता नहीं चल पाई और एक के बाद एक कई बच्चों की जान चली गई। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला कर लिया था। जहरीले कफ सिरप को लेकर मचे हाहाकार के बीच कांग्रेस ने ऐलान किया कि 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। क्योंकि इस कफ सिरप को पीने से मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद विपक्ष भी राज्य सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शुरुआत में बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। अगर पहले ही बच्चों का पोस्टमार्टम करवा लिया गया होता तो इतनी सारी जानें नहीं जाती। पोस्टमार्टम पहले 2-3 घटनाओं में हो जाता तो शायद आगे घटनाएं नहीं घटती। अगर पोस्टमार्टम नहीं कराना ये भी एक तरह से क्राइम था, तो जिन लोगों को इसके लिए दोषी थे उनको पनिशमेंट सही तरीके से होना चाहिए। हालांकि बाद में सरकार ने जान गंवाने वाले बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला कर लिया। इसके बाद कई बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया भी गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐलान किया कि 9 अक्टूबर को जान गंवाने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खराब मौसम की वजह से फंसे कई लोगों को बचा लिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ की टीम ने चौराबाड़ी ताल घूमने गए 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के मुताबिक बचाए गए चारों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो सभी चौराबाड़ी ताल घूमने गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से चारों वहीं फंस गए थे। दिल्ली के आस्था कुंज इलाके में गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने मिलकर भीम बहादुर जोरा नाम के बदमाश को मार गिराया। भीम बहादुर जोरा नेपाल का रहने वाला था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उस पर भारत के अलग अलग राज्यों में कई केस दर्ज थे और पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में बांग्लादेश के 10 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई शालीमार बाग इलाके में की गई। पुलिस के मुताबिक वो सभी ट्रांसजेंडर बनकर सड़कों पर भीख मांगते थे। बताया गया कि वो दिन में भीख मांगते थे और रात में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से अनबन के बाद विवादों में घिर गए। ज्योति सिंह 5 अक्टूबर को पवन सिंह के लखनऊ वाले फ्लैट पर पहुंची थी। उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया था। ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाती दिखी थी। हंगामे के बाद रोते हुए ज्योति सिंह ने जहर खाकर खुदकुशी कर लेने की भी धमकी दी थी। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह ने न तो उनका फोन उठाया न ही उनके मैसेज का जवाब दिया। लखनऊ वाले फ्लैट पर पहुंचने पर भी उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। जब वो किसी तरह फ्लैट के अंदर पहुंची तो थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। ज्योति सिंह के आरोपों के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपना पक्ष रखा। पवन सिंह ने ज्योति की तरफ से लगाए गए हर आरोप का जवाब दिया। पवन सिंह ने दावा किया कि 5 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्योति सिंह से उस दिन उनकी करीब 1.5 घंटे तक फ्लैट पर बातचीत हुई थी। जबकि ज्योति सिंह ने दावा किया था कि उनके पति पवन सिंह उस दिन फ्लैट पर मिले ही नहीं थे। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पूरे विवाद पर सफाई दी। पवन सिंह ने मुख्य तौर पर 3 बातें अपनी पोस्ट में लिखी। सबसे पहले उन्होंने ज्योति सिंह से सवाल पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि लखनऊ वाले फ्लैट पर उनकी करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी। इसके बाद पवन सिंह ने चुनाव का जिक्र करते हुए ज्योति सिंह पर चुनाव लड़वाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया।
और अपनी पोस्ट में लिखा कि ज्योति सिंह लगातार एक ही रट लगा रही हैं कि उन्हें चुनाव लड़वाया जाए। पवन सिंह ने अपनी पोस्ट में यह बताया कि किसी को चुनाव लड़वाना उनके बस में नहीं है। पवन सिंह ने फ्लैट पर पुलिस बुलाए जाने के ज्योति सिंह के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि उनके खिलाफ भ्रम फैलाया गया कि उन्होंने पुलिस बुलाई थी, जबकि सच यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि वहां कोई अनहोनी न हो। पवन सिंह ने अपनी पोस्ट में जनता को अपना भगवान बताया और भरोसा दिया कि वो जनता की भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन पवन सिंह की सफाई के केवल 3 घंटे बाद ही ज्योति सिंह ने एक बार फिर पवन सिंह पर हमला बोल दिया। ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने पोस्ट डालकर न सिर्फ पवन सिंह को जनता के सामने आने की चुनौती दी, बल्कि उनके एक एक आरोप को झूठा बता दिया। ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की जिद वाले आरोप पर भी सफाई दी। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल किया था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने जब रोहतास जिले की काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था, तब ज्योति सिंह ने उनका प्रचार किया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद दोनों के झगड़े फिर शुरू हो गए। पवन सिंह ने ज्योति सिंह पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। लखनऊ में 5 अक्टूबर को हुए हंगामे के बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह के आरोपों पर सफाई दी। लेकिन पवन सिंह की इस सफाई के कुछ ही घंटे बाद ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फिर से आरोपों की झड़ी लगा दी। ज्योति सिंह ने पवन सिंह को आदरणीय पतिदेव लिखते हुए लिखा कि क्या सच है और क्या झूठ, ये जानने का अधिकार जनता को भी है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह को मीडिया के सामने बैठकर सभी बातों पर चर्चा करने की चुनौती दी। ज्योति सिंह ने पवन सिंह की तरफ से लगाए गए चुनाव लड़ने की जिद करने के आरोपों का जिक्र भी अपनी पोस्ट में किया और चुनौती दी कि पवन सिंह उन्हें जीवन भर के लिए पत्नी स्वीकार कर लें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ज्योति सिंह ने चुनाव की बात पर तंज भरे अंदाज में लिखा कि वो सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखती। इससे पहले भी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर अपने चुनाव प्रचार में उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनके चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह भी शामिल हुई थी। हालांकि उस चुनाव में पवन सिंह हार गए थे, लेकिन उन्होंने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ दिया था। पवन सिंह उस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें करीब 3.25 लाख वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद चल रहा था, लेकिन चुनाव में प्रचार के दौरान ज्योति सिंह काराकाट पहुंची थी और अपने पति के लिए उन्होंने प्रचार किया था। ज्योति सिंह ने 10 सितंबर को एक पोस्ट के जरिए खुद भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने से इनकार किया था। इस सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ज्योति सिंह को पवन सिंह के सामने महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए उतारने का भी ऐलान कर दिया। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच एक बार फिर अनबन के बाद विवाद गहरा गया और दोनों फिर से आमने सामने आ गए। 5 अक्टूबर को लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी में मौजूद पवन सिंह के फ्लैट पर ज्योति सिंह अचानक पहुंच गई थी। वहां खूब हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद ज्योति सिंह ने पवन सिंह के दावों पर अपनी पोस्ट के जरिए जवाब दिया और उन्होंने पवन सिंह के उस दावे को झूठ बताया जिसमें पवन सिंह ने 1.5 घंटे तक फ्लैट पर रुकने और बातचीत करने की बात कही थी। ज्योति सिंह ने लखनऊ वाले फ्लैट पर आने जाने के सीसीटीवी वीडियो का जिक्र किया और दावा किया कि पवन सिंह सच बोल रहे हैं तो वीडियो के साथ जनता के सामने बैठे। ज्योति सिंह ने 10 सितंबर को सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी एक तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन काराकाट से नहीं। ज्योति सिंह ने अपनों से नहीं बल्कि अपनों के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस सब के बीच पवन सिंह के बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की खबरें भी सामने आईं। बिहार में चुनावी माहौल गरमाया तो बलिया जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि अगर बिहार चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया तो महागठबंधन की तरफ से ज्योति सिंह को प्रचार मैदान में उतार दिया जाएगा। तो इंडिया गठबंधन में स्वागत होगा, राजद में जाके ज्वाइन करे, प्रचार करे, भारतीय जनता पार्टी का विदाई करने का काम करे। यानी पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच का झगड़ा चुनावी मैदान में भी नजर आ सकता है, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच विवाद करीब 7 साल पुराना है। साल 2018 में पवन सिंह की दूसरी शादी बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीनों तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। साल 2022 में पवन सिंह ने आरा जिले की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी लगा दी थी। ज्योति ने पवन सिंह पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने
और गर्भपात के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई थी, लेकिन विवाद नहीं सुलझ सका था। और पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच विवाद तब और गहरा गया जब 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह लखनऊ में अंसल गोल्फ सिटी में मौजूद पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंची थी। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है, देखिए। इस दौरान ज्योति सिंह की पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंची महिला पुलिस कर्मियों के साथ बहस भी हो गई थी। किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक मिनट मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप तो नहीं, आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही हैं। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए थे। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते। ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। उनकी पहली शादी साल 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद साल 2018 में पवन सिंह ने बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। उधर पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर हंगामा हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं ने मसौड़ी से अपनी ही पार्टी की विधायक रेखा देवी का विरोध शुरू कर दिया। आरजेडी के कई कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए और रेखा देवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने घर से निकल रहे लालू यादव के काफिले को भी रोकने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने लेफ्ट पार्टी सीपीआई के नेता डी राजा के साथ एक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं में बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि सीपीआई ने पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटों की मांग की। बिहार की राजधानी पटना में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान जेएमएम नेताओं ने तेजस्वी यादव के सामने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम ने बिहार में 12 सीटों की मांग की। उधर दिल्ली एनसीआर में भीषण बारिश से लोग बेहाल हो गए। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। कई घंटों की बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया और लोगों की परेशानी बढ़ गई। कुछ सड़कों पर तो लंबा जैम लग गया और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद लोग कई घंटों तक जैम में फंसे रहने के लिए मजबूर हो गए। गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक भीषण जैम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल दिखा। कुछ घंटों के लिए आसमान में काले बादल छाए थे। इसके बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में रफ्तार पर लगाम लग गई। गुरुग्राम के हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखने लगी। बारिश के बाद लोग जैम में फंसे तो घंटों तक फंसे ही रह गए। गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। गुरुग्राम के इफ्को चौक से दिल्ली के महिपालपुर तक महज 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को कई घंटे लग गए। तो दिल्ली के पास नोएडा में भी सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी कार चलाने वाले लोग घंटों तक पांव गाड़ी के क्लच से हटा ही नहीं पाए। नोएडा में भी जैम थोड़ी ही देर में कई किलोमीटर तक दिखने लगा। एनसीआर के शहरों में जैम इसलिए भी परेशानी की वजह बना क्योंकि बारिश ठीक उस वक्त हुई जब लोग दफ्तरों से घर की तरफ निकल रहे थे। कामकाजी दिन पर शाम के वक्त मौसम कैसे बदला, इसका अंदाजा दिल्ली में एयरपोर्ट की विजिबिलिटी से लगाया जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 2:30 बजे की विजिबिलिटी 5000 मीटर थी, जो 5 बजे तक घटकर महज 1200 मीटर रह गई। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और बादल फाड़ बारिश शुरू हो गई। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने न सिर्फ कोलकाता बल्कि दिल्ली में भी जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों ही जगहों पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने आदिवासी नेता और बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई। एक रोज पहले खगेन मुर्मू और बीजेपी के विधायक शंकर घोष उस हमले में घायल हो गए थे। पार्टी की ये दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ जलपाईगुड़ी जिले में मौजूद नागरा काटा इलाका में गए थे। वो बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे, तभी वहां लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया।
उस हमले में मालदा उत्तर लोकसभा सीट से सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से विधायक शंकर घोष को चोटें लगी थी। उस हमले में खगेन मुर्मू का तो सिर फट गया था। घटना के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में तनाव फैल गया और बीजेपी ने इसके लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। और हमले की इसी घटना के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बंगाल भवन के सामने जाकर अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर खड़े हो गए और उसे पार करने की कोशिश की। वो बंगाल भवन में घुसने की कोशिश में जुट गए, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके साथ ही पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी भी दी। आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है, बार बार समझाया जा रहा है कि कानून अपने हाथ में ना लें, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में आदिवासी नेता और पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए हमले को लेकर अपनी नाराजगी जताई। एक आदिवासी समाज से आने वाले सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विधायक, अगर वो सुरक्षित नहीं है, और वो भी तब जब वो बाल पीड़ितों की सहायता के लिए जनता के बीच में खड़े हैं। और इस वजह से दिल्ली में मौजूद बंगाल भवन के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ। और इसी तरह का हंगामा कोलकाता में भी हुआ। वहां भी बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के विरोध में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वो कोलकाता की सड़कों पर उतरे और उन्होंने कई जगहों पर आगजनी की। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इस बीच ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर हमले में घायल हुए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने एक रोज पहले हुई घटना के लिए बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बारिश और बाढ़ जैसे मुद्दों को लेकर भी राजनीति कर रही है। इससे पहले दावा किया गया था कि बाढ़ और बारिश के बाद राहत सामग्री बांटने में हुई देरी की वजह से ही बीजेपी नेताओं पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इस घटना की वजह से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के उस इलाके में तनाव फैल गया। और बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ इसी तरह का बवाल कोलकाता में भी देखने को मिला। वहां भी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आगजनी की और नारे लगाए। इस सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में उस अस्पताल में पहुंची जहां बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू को भर्ती कराया गया था। उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनका हाल जाना। अस्पताल से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता और दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने बीजेपी पर बाढ़ के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। क्योंकि राजनीति করছে তখন কেন কার্নিভেল রেড রোডে হলো? আরে এটা তো বাংলার গর্ব, বাংলার এতগুলো ক্লাব আশা করে বসে আছে, তাদের কি কোনো মূল্য নেই? यही नहीं, टीएमसी की तरफ से एक थ्योरी ये भी सामने आई कि बीजेपी के नेता नागरा काटा इलाके में बारिश और बाढ़ के बाद राहत सामग्री बांटने काफी देर से पहुंचे थे, इसलिए वहां के लोगों के मन में गुस्सा था। और एक रोज पहले यह पूरा हंगामा जलपाईगुड़ी के नागरा काटा इलाके में हुआ था। वहां बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने के लिए गए थे। उसी दौरान वहां लोगों की भीड़ ने अचानक उन पर हमला कर दिया था। राहत सामग्री बांटे जाने के दौरान भीड़ ने बीजेपी नेता खगेन मुर्मू और शंकर घोष की गाड़ियों को घेर लिया था। इसके बाद उन लोगों ने गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया था। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई थी। तभी गुस्साए लोगों ने इन नेताओं को, माफ कीजिएगा, गाड़ियों को तोड़ दिया था। इस बीच पत्थर लगने से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का सिर फट गया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये देखकर उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बाद में बीजेपी ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। इसके मुताबिक टीएमसी ने ही पूरी तैयारी के साथ ये साजिश रची थी। हालांकि टीएमसी ने उनके दावों को गलत बताया। और ये पूरा बवाल जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा इलाके में हुआ था। वहां बीजेपी के विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर लोगों की भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वो बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने पहुंचे। लोगों की भीड़ ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए। राहत सामग्री बांटने के दौरान लोगों की भीड़ ने पहले विधायक और सांसद की गाड़ियों को घेरा और फिर उन पर पथराव शुरू कर दिया था। पथराव की वजह से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया था। पत्थर लगने की वजह से खगेन मुर्मू का तो सिर फट गया और उनके सिर से काफी खून बहने लग गया। हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन दोनों को वहां से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। इस घटना के बाद से ही बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया था कि टीएमसी ने पूरी तैयारी के साथ उनके नेताओं पर हमला करवाया था। हालांकि बाद में टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इधर दिल्ली के एक इलाके से लाल चंदन की 10 टन लकड़ी जब्त करने का दावा किया गया।
दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में मौजूद एक गोदाम पर छापा मारकर आंध्र प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की करीब 10 टन लाल चंदन की लकड़ी जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक लाल चंदन की लकड़ी आंध्र प्रदेश के तिरुपति से दिल्ली तस्करी कर लाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही ये हाई क्वालिटी रेड सैंडलवुड है और जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। दिल्ली में बारापुला प्रोजेक्ट को मयूर विहार तक पहुंचाने में हुई देरी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी गई। 2011 में दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को अब तक पूरा नहीं किया जा सका। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सिफारिश के बाद एलजी ने इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच एसीबी से कराने को मंजूरी दे दी। रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए और यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल का जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। वहां शिकारपुर के सुल्तानकोट गांव के पास ट्रेन की पटरियों पर धमाका कर जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतार दी गई। रफ्तार में दौड़ रही ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरते ही वहां हाहाकार मच गया। ट्रेन के वो डिब्बे इतनी बुरी तरह थरथराए कि उसके अंदर बैठे लोगों की जान हलक में आ गई। इस घटना में कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए। उनमें 7 यात्रियों की हालत नाजुक बताई गई। इससे पहले मार्च महीने में बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने भी इसी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। उस वक्त करीब 1.5 दिन तक जाफर एक्सप्रेस बीएलए के कब्जे में थी और उसे छुड़ाने में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे। उसके कुछ महीने बाद फिर एक बार जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने ट्रेन की पटरियों के नीचे बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही वो सिंध प्रांत के शिकारपुर के पास पहुंची, पटरियों के पास जोरदार धमाका हो गया। और ये धमाका इतना ताकतवर था कि जाफर एक्सप्रेस के 1-2 नहीं बल्कि 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहां हाहाकार मच गया। रफ्तार से चलती जाफर एक्सप्रेस के रास्ते में जैसे ही धमाका हुआ, उसके डिब्बे थर्रा गए। ट्रेन में बैठे यात्रियों की तो सांसें अटक गईं। ट्रेन के डिब्बों के अंदर उस धमाके का असर साफ दिखाई दिया। 5 नंबर की बोगी जो है, ये इनकी 2 गैलरियां जो है ये डैमेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने ट्रेन की पटरियों पर भारी मात्रा में विस्फोटक बिछा रखा था और जैसे ही जाफर एक्सप्रेस वहां पहुंची, पटरियों के पास एक जोरदार धमाका हो गया। उसी धमाके की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। जहां विस्फोटक लगाया गया था, वहां की ट्रेन की पटरियां उखड़ गईं। ट्रेन के पहिए पटरी से नीचे उतर गए और उनमें बैठे कई यात्री तो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें ट्रेन में बैठे बाकी कई लोगों ने किसी तरह सहारा देकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से निकली थी और उसे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक जाना था, लेकिन बीच में सिंध के शिकारपुर के पास वो धमाके का शिकार हो गई और उसमें बैठे यात्रियों को बुरी तरह चोट आई। लेकिन वो पहली बार नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो। इसी साल मार्च महीने में बलूचिस्तान में इस ट्रेन को अगवा कर लिया गया था। ट्रेन हाईजैक की उस घटना को बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने अंजाम दिया था। तब 400 से ज्यादा यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस करीब 1.5 दिन तक बीएलए के कब्जे में थी। ट्रेन को बीएलए के कब्जे से छुड़ाने में पाकिस्तानी सेना के हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि बीएलए ने इस ट्रेन हाईजैक के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। उसने बलूचिस्तान के उस इलाके में ट्रेन को अगवा किया था जहां बड़ी बड़ी सुरंगें थी। बलूचिस्तान के कच्ची जिले में मौजूद इन्हीं सुरंगों में ट्रेन को ले जाकर रोक दिया गया था ताकि पाकिस्तानी सैनिक वहां तक पहुंच ही ना पाए। ट्रेन को अगवा करने वाले बीएलए ने दावा किया था कि उस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान थे। और बीएलए के मुताबिक इसी वजह से मार्च के महीने में उसके लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाने से पाकिस्तानी सरकार और सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस घटना से पाकिस्तानी सेना की बड़ी थू-थू हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जवान 1.5 दिन तक कोशिश करने के बावजूद बीएलए के कब्जे से जाफर एक्सप्रेस को नहीं छुड़वा पाए थे। बीएलए ने 11 मार्च को बलूचिस्तान के कच्ची जिले के पास मशकाफ नाम के स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस को अपने कब्जे में लिया था। उस जगह को इसलिए चुना गया था क्योंकि मशकाफ में अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई 8 बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। इन्हीं सुरंगों में 8वें नंबर की सुरंग में बीएलए के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को ले जाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि सुरंगों के अंदर होने से उन पर खतरा कम था। दोनों तरफ के रास्तों पर बीएलए के जवान हथियारों के साथ तैनात थे। इसके अलावा पहाड़ियों पर उनके स्नाइपर बैठे होने की खबरें भी सामने आई थी।
मतलब पाकिस्तानी सेना के लिए जाफर एक्सप्रेस तक पहुंच पाना नामुमकिन हो गया था। ऊपर से ट्रेन में उस वक्त 400 से ज्यादा यात्री थे, जिनमें ज्यादातर तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना 1.5 दिन तक कुछ नहीं कर पाई थी। वो लाचार हो गई थी और आखिरकार बीएलए ने ही कुछ शर्तों के साथ उस ट्रेन को छोड़ दिया था। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके कई जवानों की जान भी चली गई थी। हालांकि बीएलए ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने जितने जवानों को मारे जाने की बात कबूल की थी, उससे कहीं ज्यादा जवान उसके इस ऑपरेशन में मारे गए थे। बदले में पाकिस्तानी सेना ने भी बीएलए के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया था। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो। बीएलए के लड़ाके इससे पहले भी कई बार जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे चुके हैं। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि इस हमले में भी बीएलए का हाथ हो सकता है, क्योंकि मार्च में भी ट्रेन हाईजैक की घटना को बीएलए ने ही अंजाम दिया था। तब ट्रेन को छुड़ाने की कोशिश में पाकिस्तान के 5 जवान भी मारे गए थे। हालांकि बीएलए ने दावा किया कि पाकिस्तान ने झूठ बोला था। उसके मुताबिक उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 नहीं बल्कि 50 जवान मारे गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बीएलए के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया था। हालांकि इसके कुछ महीने बाद जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाने पर लिया गया था। जून महीने में इसी इलाके में जाफर एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। तब भी पटरियों के पास धमाका किया गया था। इसके बाद अगस्त में वहां से गुजर रही एक ट्रेन पर कुछ हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और उसके कुछ दिन बाद ही फिर एक बार जाफर एक्सप्रेस को पटरी से उतार दिया गया। मतलब एक साल के अंदर अंदर सिंध और बलूचिस्तान वाले इलाके में जाफर एक्सप्रेस को 5 से 6 बार निशाना बनाया जा चुका है। सिंध प्रांत के शिकारपुर में पटरियों पर हुए इस धमाके के बाद न सिर्फ जाफर एक्सप्रेस बल्कि वहां से गुजरने वाली बाकी ट्रेनें भी रद्द कर दी गईं। दावा किया गया कि वहां पटरियों के मरम्मत में अभी लंबा वक्त लगेगा। बड़ी खबर आई ईरान से। वहां की संसद में एक ऐसा बिल पास किया गया जिसके बाद वहां की करेंसी में 4 जीरो कम कर दिए जाएंगे। 4 जीरो कम करने का मतलब यह कि वहां के 10,000 रियाल की कीमत 1 रियाल के बराबर हो जाएगी। माना जा रहा है कि बदहाल अर्थव्यवस्था की वजह से ईरान को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान में $1 खरीदने के लिए लोगों को लगभग 11 साढ़े 11 लाख 10 लाख से ज्यादा रियाल खर्च करने पड़ रहे हैं। कुछ साल पहले तुर्की ने भी अपनी करेंसी में कुछ ऐसा ही बदलाव किया था। सौभाग्य की एक बात यह कि खबर शायद आपने सुनी हो कि ईरान अपनी करेंसी से 4 जीरो हटा रहा है। अपनी मुद्रा से 4 जीरो हटा रहा है। मतलब समझे आप? 4 जीरो हटाने का क्या मतलब हुआ? उसकी मुद्रा यानी उसकी करेंसी, जैसे हमारे यहां रुपया है उसको कहते हैं रियाल। जैसे हमारे यहां रुपया है करेंसी, ईरान में रियाल है। तो वो अपने रियाल से 4 जीरो हटा रहा है। 4 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ये ऐसे है जैसे अगर भारत में समझो रुपए से अगर 2 जीरो हटा दें तो क्या होगा? 100 रुपए का नोट हो जाएगा 1 रुपए का। अगर रुपए से 2 जीरो हटा देंगे तो 100 का 1 रुपया हो जाएगा। 2 हटा देंगे तो ये होगा 100 रुपए का नोट 1 का हो जाएगा। 5 रुपए का नोट 500 रुपए का नोट 5 रुपए का हो जाएगा। तो अब समझिए कि 2 जीरो हटाने से ये हो जाएगा, तो ईरान तो 4 जीरो हटा रहा है। यानी अगर उसका 10,000 का नोट है तो 10,000 के नोट को 1 का नोट बना रहा है। हमारे यहां तो 10,000 का नोट होता नहीं। वो अगर उसका समझ लीजिए रियाल जो है उसका 10,000 का एक नोट है तो 1 रियाल बन रहा है। मतलब अगर आप ईरान में अभी करोड़पति हो, यानी आपके पास 1 करोड़ रियाल हैं, तो आप हजारपति हो जाओगे। करोड़पति हजारपति हो जाएंगे। यानी 1 करोड़ रियाल के 1,000 रियाल रह जाएंगे, जिसके बाद 1 करोड़ है उसके 1,000 हो जाएंगे। 4 जीरो गायब हो जाएंगे। पीछे के 4 जीरो गायब हो जाएंगे। 1 करोड़ का 1,000 हो जाएगा। 10,000 का 1 हो जाएगा। अब सोचिए पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप की नोटबंदी होने जा रही है। कि मतलब नोट तो बदल रहे हैं, लेकिन नोट कई देशों में बंद होते हैं, दूसरे आते हैं, लेकिन ये क्या है? 10,000 का 1 हो जाएगा, 1 करोड़ का 1,000 हो जाएगा। तोते उड़ जाएं लोगों के अगर यहां पर हो जाए ऐसा, जो किसी भी देश में हो जाए। लेकिन ये वहां क्यों हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। क्या है कि
ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब हो चुकी है, तो आप जानते हैं, क्योंकि वहां अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। अमेरिका ने प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और ये 1979 से प्रतिबंध लगा रहा है, 1979 से। महंगाई दर ऐसी हो गई है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। 35%, 35% का मतलब समझ रहे हैं आप महंगाई का? हमारे यहां 5% पे हाय तौबा मच जाती है, वहां 35% चल रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर 5% जैसे महंगाई दर अभी हमारे यहां है, होती है 5% के आसपास जहां भी होती है, तो जो चीज पिछले साल 100 की होती थी वो इस साल 105 की हो जाती है। लेकिन 35% महंगाई दर का मतलब यह हुआ कि जो चीज 100 की थी वो हो गई 135 की, फिर 135 के बाद हो जाएगी 175 की। ऐसे बढ़ रही है महंगाई, 100 की 135, 135 की 175, क्योंकि 135 में 35% लगेगा, फिर तो वो 175, उस पर 35% लगेगा, तो वो 225 के 210, आप हाँ 200 आप समझ लीजिए 220 के करीब पहुंच जाएगा, 220 225। तो मतलब 100 से 135, 135 से 175 से 225 सीधा, चीजें 2.5 गुना दाम हो जाएगा 2 साल में, और ये कई साल से चल रहा है वहां पे। तो अब सोचिए चीजों की वैल्यू कैसे बढ़ रही होगी वहां पे। ईरान 1979 से अमेरिका से लड़ रहा है, 1979 से। 1979 में 1979 में वहां इस्लामिक क्रांति हुई थी, पता होगा आपको। तो अमेरिका के समर्थन वाले वहां पे शासक थे उससे पहले, उनको कहते थे शाह ऑफ ईरान, ईरान के शाह थे, उनका शासन था। अमेरिका के समर्थन वाली सरकार थी, वहां विद्रोह हो गया था, इस्लामी क्रांति हो गई थी, आयतुल्लाहों का विरोध हो गया, तो शाह की सरकार को उखाड़ फेंका था और आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार आ गई थी, इस्लामी सरकार आ गई थी। ये 1979 में हुआ था और अमेरिका के दूतावास पे हमला कर दिया था, अमेरिका को वहां से भागना पड़ गया था, CIA का अलग रोल था, वो एक अलग कहानी है। तो तब से अमेरिका से दुश्मनी चल रही है और अमेरिका ने ईरान पर अपनी चूड़ियां टाइट करनी शुरू कर रखी हैं, तब से ये प्रतिबंध चल रहे हैं। और प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि ईरान की किसी कंपनी से व्यापार नहीं करेगा कोई, जो करेगा उस कंपनी पे प्रतिबंध लगा देंगे, ईरान का तेल कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा उस पे प्रतिबंध लगा देंगे, ये प्रतिबंध वो प्रतिबंध, तरह तरह की बंदिशें लगा दी उसके व्यापार पर। क्यों लगा दी? कि वो झुके, इस्लामी सरकार जो है झुके और अमेरिका से समझौता करने आए, बात करने आए, ये प्रतिबंध लगा दिए। फिर उसके ये कह दिया कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है तो और प्रतिबंध लगा दिए, वो बढ़ते ही चले गए। और न्यूक्लियर बम बना रहा है, उस पर हमले तो हो ही रहे हैं, वो तो आप देख रहे हो, लेकिन प्रतिबंध जो है उसके व्यापार पर, उसके काम पर, उसके लोगों पर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। जो देश ईरान से व्यापार करे अमेरिका उस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए बैठ जाता है। अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि जो चाबहार में पोर्ट बनाएगा उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो ईरान की ज्यादातर कमाई होती थी तेल से, जब 1979 से पहले भी ज्यादातर कमाई तेल से होती थी, और तब की ये हालत था कि रोज के 50-60 लाख बैरल तेल ईरान बेचता था दुनिया को। 1978 में 50-60 लाख बैरल रोज का एक्सपोर्ट था। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, प्रोडक्शन घट के 1/3 रह गई, 20 लाख बैरल रोज के, क्योंकि कुछ ही देश लेने, जो अमेरिका के खिलाफ थे वही देश ले रहे थे तेल उससे। जो अमेरिका के साथ, जिनको अमेरिका के साथ व्यापार करना है, जिनको अमेरिका के साथ रहना है, वो ईरान के साथ नहीं रह सकते। अमेरिका ने ऐसे प्रतिबंध लगाया। फिर UN की तरफ से सैंक्शन लगवा दिए, वो न्यूक्लियर डील को लेकर IAEA के सैंक्शन लगवा दिए, बहुत सारी चीजें कर दी। और GDP बढ़त के आंकड़े सुनते हैं ना आप, हमारे यहां 7%, 8%, 9% के होते हैं, वो ईरान की रह गई सिर्फ 2%। उससे पहले 10% चल रहा था। 2% GDP बढ़त, मतलब हो ही नहीं रही बढ़त। लोगों की कमाई बढ़ने के बजाय घटने लग गई, डॉलर महंगा होता चला गया। अब ये सोचिए 1979 से 46 ईयर, 46 साल से चल रहा है, रियाल गिरता चला गया। जब इस्लामी क्रांति हुई थी तो $1 जानते हैं कितने का था? लगभग 70 रियाल का। $1 70 रियाल का, मतलब $1 देने पर 70 रियाल मिलते थे, या उल्टा देखो तो 70 रियाल देकर $1 मिलता था। और अब पता है कितने का? सोच कर देखो आप, 1979 से लेकर अब तक 46 साल हो गए। 46 साल तक अगर GDP लगभग वही रहे, सब प्रतिबंध लगे हों, व्यापार ना हो, कोई आपसे, आपके देश से कुछ खरीदे नहीं, आपके यहाँ बनी हुई चीज़ों को कोई ना ले, कोई खास बढ़ती ना हो कमाई में, कमाई बढ़ने के बजाय लोगों की आधी रह जाए कई लोगों की,
महंगाई सालों साल 20-20, 30-30, 35-35% चल रही हो और 40 साल तक चलती रहे, तो डॉलर कितने का हो चुका होगा? सोचिए, गेस मारिए जरा। जो डॉलर 70 रियाल का था आज मिलता है 10 लाख से ज्यादा में। मार्केट रेट की बात कर रहे हैं, मार्केट रेट तो कह रहे हैं 11 साढ़े 11 लाख भी हो गया, लेकिन 10 लाख रियाल का एक डॉलर। ऑफिशियल रेट की बात छोड़िए, ऑफिशियल रेट अभी 2 साल पहले उन्होंने 42,000 रखा था, लेकिन ऑफिशियल रेट से क्या चल रहा है? कोई व्यापार तो हो नहीं रहा बैंकों के जरिए। मार्केट में जो सड़क पर एक डॉलर 10 लाख का हो गया। ऑफिशियल रेट तो सरकार कंट्रोल करके रखती है। मतलब यह हाल हो गया। सोचिए आप, मजाक ही बन गया रियाल का। एक आम आदमी की महीने की तनख्वाह पता है कितनी होगी? आम आदमी की, मिडिल क्लास एवरेज सैलरी ईरान में, सोचिए जरा, सोचिए 5 करोड़ महीने की तनख्वाह एवरेज है ये। किसी बड़े आदमी की बात नहीं हो रही है, आम आदमी की सैलरी है 5 करोड़ रियाल हर महीने, यानी साल के 50-60 करोड़ रियाल साल के। खुश मत होइए सुन के, खर्चे भी ऐसे ही हैं। ये मिडिल क्लास की एवरेज टाइप की सैलरी की बात हो रही है। अच्छी पोजीशन पर काम करने वाले लोगों की तो और बहुत ज्यादा, सोचिए मत। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। एक टाइम के खाने में लाखों लग जाते हैं। महंगाई चल रही है 35%। 5 करोड़ रियाल महीने के मिलने पर भी काम नहीं चल रहा। एक टाइम का खाना लाखों में पड़ रहा है। बस पकड़ो, टैक्सी लो, लाखों रियाल टैक्सी का किराया। ऊपर से जो चीज 10 लाख की है वो फिर 14 लाख की हो जाती है, फिर वो 18 लाख की हो जाती है। महंगाई ऐसे चल रही है, तो लोग और जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं कि जल्दी खर्च कर लो, अभी जो ये 10 का मिल रहा है ये 20 का मिलेगा। तो जब लोग जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे खर्च कर रहे हैं और वो मनी सप्लाई आ रही है, तो पैसा बढ़ रहा है सर्कुलेशन में। जो चीज ज्यादा हो जाती है, जब रियाल ज्यादा हो जाते हैं सर्कुलेशन में, जो भी चीज ज्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो ऐसे ऐसे करके लोग खर्च करे जा रहे हैं कि अभी ले लो 10 का, कल को 20 का होने वाला है, उससे और वैल्यू गिर रही है, उससे और जल्दी लोग खर्च कर रहे हैं। साइकिल बना हुआ है। ईरान की सरकार ने भी क्या किया है, इन सालों में नोट भी बहुत छापे। अब पब्लिक को तो लगता है कि हाँ ये तो क्या है, सरकार को क्या प्रॉब्लम है, नोट छाप दो। ऐसे नहीं होता है। नोट छापने से नोट ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में। भाई जो चीज ज्यादा होती है उसका क्या होता है, जो भी चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जिस चीज की शॉर्टेज होती है वो महंगी होती है। ये नियम है, मार्केट का नियम है, किसी भी चीज का नियम है। तो नोट छापने से क्या हुआ कि रियाल होते गए बहुत ज्यादा। अब ईरान की सरकार इतने साल से नोट ही नोट छाप के अपना काम कर रही है, लेकिन उनकी वैल्यू होती गई और कम। वैल्यू कम होती गई तो सरकार ने और नोट छाप दिए, और नोट छाप दिए तो वैल्यू और कम हो गई। और ये इतने सालों में करते करते ये हाल है कि मार्केट में एक डॉलर 10 लाख का हो गया। यानी रियाल की कीमत कौड़ियों की भी नहीं रही। लाखों करोड़ों की तनख्वाहें चल रही हैं, उतने के बच्चों के खिलौने आ रहे हैं। किराए पर मकान लो करोड़ों रुपए रियाल। तो अभी सरकार ने ये क्या उपाय निकाला है कि पहले तो जीरो कम कर दो, 4 जीरो हटा दो। 1 करोड़ के हो गए 1000, तो 5 करोड़ जिसकी तनख्वाह है वो अब हो गई 5000। कुछ समझ में तो आएगा हिसाब किताब। इससे यही हो रहा है और कुछ नहीं होगा। सिर्फ हिसाब किताब समझ में आएगा। ये करोड़ों लाखों का हिसाब नहीं रहेगा, हजारों का हो जाएगा। करोड़ों रियाल के कपड़े तो नहीं लेने पड़ेंगे। करोड़ों रियाल के कपड़े मिल रहे हैं, वो हजारों रियाल के मिलेंगे। लेकिन इससे मूल समस्या नहीं हल होने वाली। नोटों पर इतने जीरो लगे हों कि हिसाब लगाना मुश्किल हो जाए, वो तो नहीं होगा। बाहर से तो कोई ईरान जाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या लाखों, वो कुछ पैसे देता है कि अच्छा भाई अपनी हमारी करेंसी दो, उसके बदले में लाखों करोड़ों मिल जाते हैं। उसे लगता है ये क्या दे दिया, और फिर देखता है कि टैक्सी में इतने लग गए, खाने में इतने लग गए, खत्म। लेकिन महंगाई वैसी की वैसी रहेगी। मतलब जो रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लंबे लंबे नंबर लिखने पड़ते हैं, वो अब नहीं होगा, हिसाब नहीं होगा वो ऐसा। रोटी 10,000 रियाल की मिल रही है, वो 1 रियाल में मिलेगी। जो 10,000 की है वो 1 रियाल हो जाएगी। लेकिन वो 1 रियाल फिर जल्दी 2 भी हो जाएगा, क्योंकि महंगाई तो उसी रेट से बढ़नी है। प्रतिबंध तो अभी भी लगे हुए हैं। मूल समस्या तो वही रहेगी। मूल समस्या तब तक नहीं जाएगी जब तक ईरान के साथ ट्रेड व्यापार, ईरान की इकॉनमी नहीं चलेगी।
हिसाब किताब बस थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यह कर दिया अभी ईरान की सरकार ने 4-0 हटाकर। 100 बात की एक बात। उधर भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को भी जगह दी गई। वो करीब साल भर बाद वनडे टीम में वापसी करेंगे। खबर है कि बल्लेबाज ऋषभ पंत 25 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में दिल्ली की टीम की तरफ से खेलेंगे। ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में पैर में चोट लग गई थी, तभी से वो क्रिकेट से दूर थे। उधर बड़ी खबर आई बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने संकेत दिए कि वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने की इच्छा जताई। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिए कि अगर बीजेपी उन्हें मौका देती है तो वो दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट या फिर मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी। इससे पहले मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। तो 100 बात की एक बात यह कि मैथिली ठाकुर की खबरों को लेकर बिहार की जिस सीट की चर्चा शुरू हुई वो सीट अलीनगर है कहां, पर यह जानने के लिए उस पूरे इलाके को समझते हैं। तो यह अलीनगर सीट पड़ती है दरभंगा जिले में और दरभंगा जिला पड़ता है दरभंगा प्रमंडल में। तो बिहार को हम प्रमंडलों से समझने की कोशिश करें तो कुल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। गंगा नदी बिहार के बीच से बहती है। 5 प्रमंडल गंगा के उत्तर में, 4 प्रमंडल गंगा के दक्षिण में। यूपी से बंगाल की तरफ अगर नक्शे पर लेफ्ट से राइट चलें तो गंगा के ऊपर के ही और गंगा के ऊपर के जो प्रमंडल हैं उत्तर में ही रहें तो 5 प्रमंडल जो आते हैं वो हैं सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। यानी यूपी से गंडक नदी तक सारण है, गंडक नदी क्रॉस करने के बाद तिरहुत आ जाता है, फिर उसके आगे बंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो कोसी नदी आने तक दरभंगा प्रमंडल है और कोसी नदी क्रॉस करने के बाद तो कोसी और पूर्णिया प्रमंडल आ जाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दरभंगा प्रमंडल की, यानी कोसी नदी के पश्चिम में और गंगा नदी के उत्तर में ये 3 जिले आते हैं जिनको मिलाकर बनता है दरभंगा प्रमंडल। ये 3 जिले हैं मधुबनी नेपाल की तरफ, दरभंगा और समस्तीपुर। सबसे ऊपर नेपाल के साथ है मधुबनी, उसके नीचे नक्शे में दरभंगा और उसके नीचे समस्तीपुर। ये 3 जिले मिलाकर दरभंगा प्रमंडल जो बनता है ये मिथिला का इलाका है। गंगा के उत्तर में रहते हुए यूपी की साइड से चलते हुए जो पहले आया था सारण प्रमंडल वो भोजपुरी भाषा का इलाका था। फिर गंडक क्रॉस करने के बाद तिरहुत प्रमंडल में थोड़ा भोजपुरी है यूपी की साइड में, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैथिली भाषा का इलाका हो जाता है। और उसके आगे ये जो दरभंगा प्रमंडल है ये तो प्रॉपर मिथिलांचल का गढ़ समझ लीजिए। मैथिली ठाकुर का तो नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि वो मिथिला की हैं और उनकी भाषा जो है वो मैथिली है। हालांकि वैसे वो गाती तो कई भाषाओं में है। तो ये जो मिथिला का इलाका है इसमें दरभंगा प्रमंडल के इन 3 जिलों में 37 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 10 सीटें मधुबनी में हैं, 10 सीटें दरभंगा में हैं, 17 सीटें समस्तीपुर में। और इन 37 सीटों में एनडीए ने पिछली बार 25 सीटें जीत ली थी। यानी 37 में 25 लेने से तो लगता है कि ये बीजेपी की पकड़ वाला इलाका होगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं कह सकते क्योंकि उससे पिछले चुनावों में यानी 2015 में इसी दरभंगा प्रमंडल की 37 सीटों में महागठबंधन ने 29 सीटें जीत ली थी। यानी एक तरह से इस इलाके को तो महागठबंधन ने स्वीप कर दिया था 2015 में। वो तो 2020 में एनडीए ने बाजी पलट दी। यानी जिस एनडीए की इन 37 सीटों में सिर्फ 8 सीटें थी 2015 में, उसने पलटकर 2020 में 25 सीटें जीत ली थी। और जिस महागठबंधन की 2015 में 29 सीटें थी उसकी 2020 में रह गई सिर्फ 12। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहीं इस प्रमंडल में 17 सीटें इधर से उधर हो गई थी। और लगभग यही तो सरकार बनाने का फर्क था क्योंकि बिहार की 243 सीटों पर पिछली बार यानी 2020 का रिजल्ट क्या था याद कीजिए। एनडीए की थी 125 सीटें, महागठबंधन की थी 110 सीटें, यानी सिर्फ 15 सीट का ही तो फर्क था। और इसी दरभंगा प्रमंडल में 17 सीटें इधर से उधर हो गई थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क मत भूलिए, वो ये कि 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन के साथ थी और 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए के साथ थी। यानी जिधर नीतीश कुमार की पार्टी गई उस गठबंधन ने बाजी मार ली इस इलाके में। और नीतीश कुमार की जेडीयू तो अब भी एनडीए में ही बनी हुई है। तो फिर क्या किला बचाने की चिंता होनी चाहिए एनडीए को? तो वो क्या है कि इन 37 सीटों में 12 सीटों पर बहुत ही टाइट फाइट हुई थी। यानी 12 सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत थोड़ा था, मतलब 5000 का भी नहीं था।
वैसे तो पूरे बिहार का ही चुनाव इसलिए खास है इस बार क्योंकि 243 सीटों में, पिछली बार 243 में जानते हैं कितनी सीटों पर क्लोज फाइट हुई थी, यानी करीबी मुकाबला हुआ था 101। जो 101 सीटें ऐसी थीं जहां बाजी किसी के हाथ में भी जा सकती थी। और इस दरभंगा प्रमंडल में 12 ऐसी सीटें हैं। 37 में 12 सीटों में बहुत ही करीबी मुकाबला था और उनमें 8 में एनडीए की जीत हुई थी, 4 में आरजेडी की जीत हुई थी, 8 में एनडीए की, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी मार खा सकता है यहां। उन्हीं 8 सीटों में जो एनडीए ने पिछली बार यहां जीती थी, एक सीट थी अलीनगर। अलीनगर सीट जो है वो जीती थी मिश्री लाल यादव ने। मिश्री लाल यादव तब थे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में, और वीआईपी थी तब बीजेपी के साथ एनडीए में। बाद में मिश्री लाल यादव बीजेपी में ही चले गए थे, और वैसे पहले भी वो बीजेपी में थे। 2015 में वो बीजेपी से ही लड़े थे और अलीनगर से ही लड़े थे, लेकिन आरजेडी से हार गए थे। 2020 में जीते, लेकिन लड़े वो वीआईपी के टिकट पर, और बाद में फिर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन जीते थे लगभग सिर्फ 3000 वोटों से, मतलब हारते हारते जीत गए थे। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक यादव जीते थे पिछली बार और आरजेडी से सिर्फ 3000 वोट ही ज्यादा उनको मिले थे, और उससे पिछली बार आरजेडी ही जीती थी यहां पर, तो क्या ये अलीनगर सीट यादव इलाके में है? यानी यादव समुदाय के वोटर ही तय करते हैं क्या कि कौन जीतेगा? तो फिर बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को यहां से लड़वाने की खबर क्यों आई? तो उसके लिए एक बार यह भी देख लीजिए कि 2015 में जब आरजेडी जीती थी तो वहां से कौन जीता था? वो थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो आरजेडी के बड़े नेता हैं। ये अलीनगर की सीट परिसीमन के बाद बनी थी 2010 में, तो 2010 में भी अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े थे, लेकिन तब वो हार गए थे जेडीयू से, लेकिन 2015 में जीत गए थे। बीजेपी के मिश्री लाल यादव को उन्होंने हरा दिया था। फिर 2020 में यहां से नहीं लड़े तो आरजेडी ने यहां से विनोद मिश्रा को टिकट दी थी, और एनडीए के मिश्री लाल यादव 3000 वोटों से जीत गए। यानी आरजेडी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा, एनडीए ने एक यादव को। तो वो क्या है कि इस अलीनगर सीट पर ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं और मुस्लिम भी हैं। तो शायद आरजेडी की कैलकुलेशन ये थी कि 2020 में मुस्लिम और यादव समुदाय के वोटर तो उनको वोट देंगे ही, इसलिए अगर ब्राह्मण उम्मीदवार को वहां से उतार दो तो वो बीजेपी के ब्राह्मण वोट को काट देगा और यादव और मुस्लिम वोट में वो कटा हुआ वोट जुड़ने से जीत हो जाएगी। और बीजेपी की कैलकुलेशन ये रही होगी कि ब्राह्मण वोट यानी यहां के मैथिल ब्राह्मण वोटर जो हैं वो बीजेपी के ही वोट देंगे, तो उन्होंने यादव को ही खड़ा किया ताकि वो आरजेडी के यादव समुदाय के वोट काटकर उसमें अगर जोड़ देंगे तो जीत उनकी होगी। और हो भी गई, 3000 से हुई लेकिन हो गई। तो मतलब दोनों गठबंधन ने अपने विरोधी गठबंधन के वोट बैंक माने जाने वाले समुदाय के उम्मीदवार को अलीनगर से उतारा था, यह मानते हुए कि उनका अपना वोट बैंक तो मजबूत है ही, दूसरे के कुछ वोट खींच लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस अलीनगर सीट के जो विधायक थे, जो लड़े थे पिछली बार वीआईपी के टिकट पर और फिर वापस अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में चले गए थे, उनको हो गई सजा एक आपराधिक मुकदमे में। उनको सजा हुई तो उनको विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी, वो चुनाव लड़ नहीं सकते। पहले ही 3000 के मामूली अंतर से जीते थे, अब सजा भी हो गई, लड़ भी नहीं सकते। और यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय के वोटरों की यही यहां अच्छी तादाद तो है, तो ये सीट ऐसी हो गई कि बीजेपी के लिए बचानी मुश्किल हो गई। इसलिए इस सीट के लिए बात चली मैथिली ठाकुर की, क्योंकि एक तो वो मैथिल ब्राह्मण है जी, उस इलाके में ये ठाकुर सरनेम जो है मैथिल ब्राह्मणों में होता है, तो वो मैथिल ब्राह्मण है। और इस समुदाय की तादाद अलीनगर में अच्छी खासी है। ऊपर से वो ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि अभी समुदायों में सभी समुदायों में लोकप्रिय हैं, तो वोट बैंकों को तोड़ सकती हैं। और ये मत भूलिए कि बीजेपी महिलाओं को सेंटर में रखकर ही रणनीति बनाती है आजकल हर चुनाव में। इस चुनाव में भी तो 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं वो उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को। तो वो आरजेडी की गुंडा राज और जंगल राज वाली इमेज जिसका जिक्र बीजेपी बार बार कर रही है, वो इस इमेज के काउंटर में एक बड़ी महिला कल्चरल एम्बेसडर की इमेज के साथ आती हैं, मैथिली ठाकुर। इसलिए भी उनकी बात चली। और सबसे बड़ी बात जो नोट करने की है वो ये कि मैथिली ठाकुर का नाम प्रचार में भी बीजेपी को बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि उनको ये कहकर पेश किया जा रहा है कि ये वो बिहार के परिवार हैं जो लालू राज में दिल्ली चले गए थे, और अब बिहार में देखिए कैसी काया पलट हुई है कि लोग वापस आ रहे हैं, यानी पलायन के नैरेटिव का भी काउंटर है। तो ये लड़ाई दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ एक अलीनगर की सीट की बात नहीं है, उसके पीछे की पूरी जो रणनीति है वो समझने की जरूरत है। 100 बात की एक बात।